हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे। और उसी के साथ मैं शिवानंद आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में और उसके कितने नियम हैं। उन दोनों नियमों का मैंने उल्लेख किया था। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। और उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण को, और जो भी आगे का पॉइंट है हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पहला वाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जाइए और अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और हमारा अगला हेडिंग होने वाला है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। यानी हेडिंग क्या होने वाला है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। हमें पढ़ना है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। हमने लिखा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। इसमें एक चीज़ और आया है, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब क्या चीज़ होता है, हमें पहले ही जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रतिबिंब है क्या आखिर में, क्यों हम प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रतिबिंब देखिए, जो आप लोग छाया कहते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब ही होता है। लेकिन प्रतिबिंब वास्तव में इसका जो साइंटिफिक डेफिनेशन है उसको हम क्या कह सकते हैं। प्रतिबिंब बेसिकली परावर्तन की घटना होता है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि परावर्तन क्या है। तो प्रकाश की किरण जब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। यानी अगर ऐसे में एक सरफेस है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है, जा रही है, अभी जहाँ पे भी दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक है। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए, यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए एटलीस्ट 2 किरणों की आवश्यकता होती है। मिनिमम किरणों की, कितने किरणों की आवश्यकता होती है, 2 किरणों की। अगर कम से कम 2 किरण रहेगा तभी हम प्रतिबिंब का निर्माण करा सकते हैं, रदर देन हम प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं प्रतिबिंब क्या चीज़ है। तो प्रतिबिंब हम सबसे पहले देखे हैं, हम क्या बोल रहे हैं प्रतिबिंब के डेफिनेशन में, कि प्रतिबिंब परावर्तन के बाद वो जो रेखाएं होती हैं, दोनों किरणें होती हैं, एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। हमें यहाँ 2 बात बोल रहे हैं कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसके अनुसार अगर हम देखें तो प्रतिबिंब का भी 2 प्रकार हो गया। जो एक मिलती है यानी वास्तव में मिलती है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है। और दूसरा क्या हो गया, मिलती हुई प्रतीत होती है। जब प्रतीत होती है तो इसका मतलब क्या है, केवल प्रतीत होती है, यानी आभास कर सकते हैं, उसको मिला नहीं सकते, यानी केवल क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है आभासी, जिसे केवल हम आभास कर रहे हैं। दूसरा हो गया वास्तविक, ठीक है। यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार के, एक आभासी हो गया, दूसरा वास्तविक हो गया। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब प्रकाश के परावर्तन के पश्चात किरणें जहाँ आपस में मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती है, वही क्या कहलाता है, वही बिंदु ही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। अब हम अगले अपने टॉपिक पे पहुँचते हैं, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ मान लीजिए क्या है, एक समतल दर्पण है, पीछे से क्या हुआ है, पेंटेड है, कलई किया हुआ है, ठीक। और एक किरण आ रही है यहाँ से, ठीक है। कोई भी यहाँ क्या है, सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है। यानी मान लीजिए कोई भी यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है ऐसे, तो किरण चारों तरफ फैल रही है यहाँ से। ऐसा तो है नहीं कि किरण में, प्रकाश में एक ही किरण है और एक ही जा रही है। तो एक किरण कैसे आ रही है, यहाँ से आ रही है ऐसे सीधा, और यहाँ पर टकरा रही है। जिस बिंदु पर टकराती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ से टकरा के क्या हो गई, परावर्तित हो गई इस तरह से, यानी ऐसे आई, इंसिडेंट रे हो गया, परावर्तित हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे,
ठीक है। और इस पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम एक खींच सकते हैं नॉर्मल अभिलंब, खींच दिए एक नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल खींच दिए। पहले ही बता चुका हूँ कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए एटलीस्ट 2 किरणों की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें कितने किरणों की आवश्यकता होगी, 2 किरणों की। तो मान लीजिए हम एक किरण यहाँ से ले लिए या परावर्तित हो गई, तो कम से कम एक किरण और लेना पड़ेगा। लेकिन कहाँ लेना है, मान लीजिए हमारा मिरर यहाँ पे है, दर्पण हमारा यहाँ पे है, थोड़े तो किरण इधर थोड़ी नहीं लेंगे, हमें किरण को इसके ऐसा किरण लेंगे कि जो दर्पण पे आ रही हो। तो मान लीजिए क्या है, एक किरण ऐसे है और दर्पण पे आ रही है, सीधा ही आ रही है, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जा रही है, ठीक है, यू हैव टू मैनेज इट, ठीक है। तो क्या हो रही है, ऐसे की किरण आ गई इस पर, और क्या आ गई, सीधे आ गई, और ये क्या है 90 डिग्री पे आ गई। समझ लीजिए कि कोई किरण आ रही है, सीधे आ रही है और 90 डिग्री पे आ रही है, तो क्या हो गई, ये हो गई इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण हो गई, ठीक है। और कहा गया, और इसका क्या होगा, ये है आपतन बिंदु, यानी अगर आपतित किरण है जिस बिंदु पर टकराएगी वही बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। और इस बिंदु पर टकरा गई तो क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। अब इस बिंदु पर, और आपतन बिंदु पे ही अभिलंब खींचा जाता है। अभिलंब किस पे खींचा जाता है, आपतन बिंदु पे। इसका मतलब क्या है, इधर से आ रही है तो हम आपतन बिंदु पे क्या खींचेंगे, इसी पे खींचेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कुछ यूज नहीं है, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा देखने में, ठीक है, ठीक है। आपतन बिंदु पर खींचते हैं, क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचना। तो अभिलंब अगर खींच देंगे तो ऐसे भी इधर से चला जाएगा अभिलंब, यानी इधर से डिनोट कर दिया, इसे बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे, यानी इसको क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, इस पर क्या खींचा गया है, अभिलंब खींचा गया। बात समझ में आ रही है। और क्या है, इसके बाद देखते हैं, जब आप आपतन बिंदु पर ही अभिलंब है, यानी आपतित किरण पर ही अभिलंब है, ठीक है, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे। ऐसा तो है नहीं, इधर से तो आ रही थी, इन दोनों के बीच में बन रही है। अब जो क्या होता है, मान लीजिए क्या है, यहाँ एक है, इस पर एक लंब डाल दिए, और इस जो लंब डालते हैं तो यह क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और इस पर यहाँ से कोई किरण आती है तो ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल बनता है। तो एंगल का कुछ वैल्यू होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ क्या है, इस थोड़ा सा इधर और इधर आगे कर दिया जाए तो क्या होगा, एंगल और छोटा हो जाएगा। और क्या किया जाए, और एकदम छोटा कर दिया जाए, और एक समय ऐसा आएगा कि जब इसके ऊपर आ जाएगा तो एंगल की, यानी इंसिडेंट एंगल की क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल 0 हो जाएगा, एंगल आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दूसरे नियम, यानी परावर्तन के दूसरे नियम का जानते हैं कि जो अगर एंगल आई इज इक्वल टू 0 है तो एंगल आर इज इक्वल टू क्या होगा, एब्सोल्युटली 0 होगा। यानी आपतन कोण अगर 0 है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0 होगा। तो आपतन कोण 0 है तो इसका मतलब क्या है, इस पे आ रही है तो परावर्तन कोण 0 होने का क्या मतलब है कि जो परावर्तित किरण भी होगी वो भी क्या होगी, इसी के द्वारा, यानी सेम वे पे चली जाएगी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि क्या है, यही आपतित किरण हो गई, यही परावर्तित किरण हो गई, और इसी पे क्या हो गया, अभिलंब हो गया। यानी तीनों चीज़ों क्या हो गया, इसी पे एक ही लाइन में आ गई। तो यानी एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर हो जाएगा। इस परावर्तन के दूसरे नियम से हो गया। और इन दोनों के बीचों का कोण क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अभी हम पता है कि जहाँ दोनों परावर्तित किरणें मिलती है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो मान लीजिए एक किरण एक इधर जा रही है, ठीक है, ऐसे, और दूसरा किरण कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है। तो क्या आपको लगता है इन दोनों किरणों को कभी मिलना संभव है? ये संभव नहीं है। ये दोनों किरणें आपस में मिलेंगी नहीं, वास्तव में तो कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसका डायरेक्शन ए है और इसका डायरेक्शन ए है, यानी दोनों क्या है, दूसरा डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम क्या कहें हैं कि प्रतिबिंब का 2 प्रकार बताएं, एक वास्तविक और एक आभासी। यानी हम अब आभास करेंगे। आभास करने का मतलब क्या है, इस लाइन को कुछ आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ाएं नीचे तक, ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ाएं। तो हमें यहाँ पे इस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो जहाँ मिलती हैं, जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी बिंदु को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी हम आसानी से कह सकते हैं
कि जो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, इसी बिंदु पर ही होगा। ठीक है। अब देखिए, अगर प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ होता है तो इसकी जो ठीक है, फिगर सही है। ठीक है, अगर प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, तो इसका जो स्थिति होगा, यानी किस जगह पर बन रहा है प्रतिबिंब, आकार कैसा होगा और इसका प्रकृति कैसा होगा, इसको भी तो देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर प्रकृति की बात किया जाए, प्रकृति की बात यानी कैसा है, आभासी है। ठीक है, कैसा है, आभासी है। और क्या है, ये है सीधा। अगर देखा जाए तो क्या है, सीधा है, क्योंकि हम कभी भी देखते हैं प्लेन मिरर में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। वो होता है पार्श्विक उल्टा, लेकिन बनता कैसा है, सीधा। मान लीजिए ऐसा थोड़ी ना कि हम अगर चेहरा अब ये किसी मिरर के सामने खड़े होते तो आपका उल्टा है, सर नीचे पैर ऊपर, ऐसा कभी बनता नहीं है। ठीक है, तो सीधा ही बनता है। तो आभासी लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं, और पार्श्विक उल्टा, पार्श्विक उल्टा। अभी पार्श्विक उल्टा क्या चीज़ है, पार्श्विक उल्टा का मतलब है जो दाएं होता है उसको बायां दिखाता है, बायां होता है दाएं दिखाता है। आप कभी टी शर्ट या शर्ट पहने होते हैं, उस पर जो लेटर्स लिखे होते हैं वो क्या होता है, उसको उल्टा शो करता है मिरर। ठीक है, तो ये होता है पार्श्विक उल्टा। ठीक है, और एक चीज़ और है, दर्पण के, ठीक है, यानी दर्पण से लेके वस्तु के, यानी जहाँ बिंब रखा हुआ है वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। और दर्पण से लेके इसके प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, वी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जितना दूरी दर्पण से वस्तु का है उतना ही बड़ा, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं u बराबर v के। ठीक है, यानी जितने बड़ा प्रतिबिंब है, यानी जितना बड़ा बिंब है उतना बड़ा ही क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो ये थी इसका जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, उसका प्रकृति जान लिए, उसका आकार जान लिए, उसका स्थिति जान लिए, सब कुछ जान गए। स्थिति नहीं, स्थिति इसका हो गया दर्पण के पीछे, हो गया दर्पण के पीछे, यही क्या है, इसकी स्थिति है। तो हमें समतल दर्पण के बारे में बस इतना ही जानना था। कभी कभी ऑप्शनल में पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है, आभासी होता है, कोई वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक होता है। ठीक है, तो यही बताना होता है बेसिकली, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो हम स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और हम अपने अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या है, ठीक है, गोली दर्पण क्या है। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है। ठीक है ना, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो। ठीक है, ये क्या हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, गोली दर्पण कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए या ऐसे कह सकते हैं, गोली दर्पण एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, जिसका एक पृष्ठ पेंटेड हो या कलई किया गया हो। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए क्या है, एक गोला है। ठीक है, एक क्या है, एक गोला है, और इसको यहाँ से काट दिया जाए। काटने के बाद कुछ ऐसा ही दिखेगा ना, तो ऐसा दिखेगा, और इस भाग को क्या कर दिया जाए, पेंटेड कर दिया जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। अब गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, यानी अगर इसको काट दिया गया है तो इसको एक को ऐसे रंग दिया जाए, यानी पीछे से पेंट कर दिया गया, और दूसरे को ऐसे करके इसको अंदर से पेंट कर दिया जाए। तो ये दो प्रकार हो गए, दोनों अलग अलग दर्पण बन गए। ठीक है ना, अब गोली दर्पण के दो प्रकार हो गए। कौन सा गोली दर्पण, ये है, इसको बोलते हैं अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है, ये है अवतल दर्पण, जिसको बोला जाता है कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर। ये क्या है, उत्तल दर्पण, जिसे बोला जाता है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण को पहचानने का बड़ा ही आसान सा नियम है। ऐसा दर्पण या गोले का कटा हुआ वह भाग, ठीक है, जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया होता है, यानी उभरा हुआ, ऐसे क्या, ऐसा है उभरा हुआ भाग को क्या हुआ है, पेंटेड है, इसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है, यानी इधर से ही हम कुछ देख सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ,
परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है, ठीक है। और दूसरा क्या चीज़ें हैं गोली दर्पण में, ये होता है उत्तल दर्पण। ऐसा गोली दर्पण या कटे हुए गोले का ऐसा भाग जिसका अंदर की तरफ से पेंटेड किया होता है, कलर किया होता है, वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, कन्वेक्स मिरर कहलाता है। बस समझ आ गया, ठीक है। और इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। यानी परावर्तक सतह इसका अंदर की तरफ, परावर्तक सतह इसका बाहर की तरफ होता है। ये होते हैं दो प्रकार, ठीक है। और इसकी परिभाषा को हम लिख दे रहे हैं, आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो गोली दर्पण हमने समझ लिया है और लिख भी लिया है। देखिए कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, अथवा कटे हुए गोले का वह भाग जिसका एक पृष्ठ क्या हुआ हो, पेंटेड हो, कलई किया गया हो, ठीक है। बेसिकली गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें से पहला है अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, यानी कटे हुए गोले का वह भाग जिसका उभरा हुआ भाग क्या किया हो, कलई किया गया हो, और क्या होता है परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है। जैसे कि मैंने फिगर में बनाया है, क्या है उभरा हुआ भाग, यानी जो उभरा हुआ भाग हो उसका क्या हुआ पेंटेड है, और जो अंदर की तरफ वाला भाग है इसको परावर्तक पृष्ठ माना गया है, ठीक है। तो ये है गोली दर्पण का यानी अवतल दर्पण पहला, ठीक है, ठीक है। और अगला दर्पण देखते हैं हम, अगला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जो कटे हुए गोले का वह भाग है जिसका अंदर का भाग कलई किया गया होता है तथा परावर्तक पृष्ठ क्या होता है बाहर की तरफ होता है। जैसा कि मैंने फिगर में भी बताया है, क्या है अंदर का जो भाग है उसको क्या है पेंटेड है, और जो बाहर का भाग है क्या हुआ है वो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। इट इज़ नोन है कन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखते हैं हम गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं देखने का मतलब क्या है कि इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं उनके बारे में हमें देखना होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए लिखे हैं ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है पोल, ठीक है, यानी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है उसका पोल कहलाता है, और इसे हम P से दर्शाते हैं, P से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्या है एक दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे एक दर्पण बना दे रहे हैं, इसी में सबको क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन, ठीक है। एक दर्पण है और इसका मध्य बिंदु ए होगा, तो इसे ही क्या कहेंगे हम पोल कहेंगे, यानी P से इसको डिनोट किया जाएगा। अगला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, यानी दर्पण कहीं ना कहीं एक गोले का भाग है। मान लीजिए क्या है एक गोला है और इसका एक क्या है भाग ये है, यहाँ से काटे हैं तो इसका कहीं केंद्र होगा, तो इस जो केंद्र होगा इसी केंद्र को क्या बोला जाएगा वक्रता केंद्र बोला जाएगा, ठीक है। तो इसका केंद्र मान लीजिए इसका केंद्र कहाँ है यहाँ पे है, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहा गया। यहाँ पे इसके सीधे बनाते हैं, ठीक है, और इसे हम C से दर्शाते हैं, यानी इसको C से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला है वक्रता त्रिज्या। उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है उसको क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मान लीजिए गोले को यहाँ इसका केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं वृत्त में त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या इसी त्रिज्या को क्या कहेंगे यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कहेंगे, यानी P और C को मिलाने वाली रेखा को कह सकते हैं त्रिज्या, ठीक है, यानी ध्रुव से लेकर C तक की दूरी को, ठीक है ना, यानी समझा गया, ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी को क्या कहेंगे वक्रता त्रिज्या, और इसे हम R से दर्शाते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है मुख्य अक्ष क्या कहते हैं। मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से जाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे क्या कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी ये क्या है इसका मुख्य ध्रुव है और ये क्या है मुख्य अक्ष है, यानी ये वक्रता त्रिज्या है, इसी से एक काल्पनिक रेखा जाती है, हम एज्यूम करते हैं, और इसे क्या कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। और अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है गोली दर्पण का द्वारक क्या होता है, ठीक है, यानी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का वृत्ताकार व्यास, ठीक है, वृत्ताकार, ठीक है, गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास होता है। बेसिकली गोली दर्पण का अधिकांश भाग क्या होता है गोली ही होता है, और इसका जो पूरा अगर लिया जाए तो उसका कहीं ना कहीं एक व्यास होगा, और इसको उस व्यास को क्या कहा जाता है इसका द्वारक कहलाता है, और इसे हम M1 से या M1 M2 से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, M1 से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं, ठीक है।
तो देखिए इसे और अभी देखते हैं आगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, हमें क्या देखना है, एक हेडिंग और मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा परावर्तन की घटना को फिर से एक बार रिवीजन करना होगा। ठीक है, रिवीजन करने का मतलब क्या है, उसे पढ़ना नहीं होगा। देखिए बेसिकली ये क्या है, पहले देखिए एक क्या है, अपना एक दर्पण है, अवतल दर्पण ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ी सी एक बात और है कि ये क्या है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ ध्रुव है, ये है M1 और ये है M2। ठीक है, द्वारक पता चला हमें, ध्रुव पता चला और सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चला। ठीक है, अब देखते हैं जब भी कोई मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यानी किसे काट रही है, मुख्य अक्ष को, यानी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही क्या कहलाता है, उसका मुख्य फोकस कहलाता है। और इसे क्या किससे दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं, कैपिटल F से। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत भी होती है, उसके इसके लिए हो जाएगा उत्तल लेंस के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, उसे, उस बिंदु को, ठीक है, उसे न लिख के लिखिए, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब हमें पता चला। और उसके बाद एक लास्ट टर्म बचा है, मुख्य फोकस दूरी। क्या बचा है, फोकस दूरी, जिसे बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान है। क्या होता है कि जो फोकस होता है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, यानी F और P के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को, ठीक है, क्या कहते हैं, फोकस दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, F कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। और देखते हैं, और लास्ट टर्म, लास्ट पॉइंट एक बचा है, तो उसको भी देख लेते हैं। यानी फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस, ठीक है, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में, वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, ये संबंध बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आपका होता है F इक्वल टू R/2। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है F बराबर R बराबर 2F। ठीक है, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, उस फोकस दूरी के, ठीक है, आधी होती है। समझ में आ गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हम अगली क्लास में देखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, यानी दोनों दर्पणों में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है,
इतना ही के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और सबको क्या हो इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है।